Hello everyone. Today in this video, we will continue our previous topic, homogeneous partial differential equation with constant coefficient. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस में भी हमने क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे. आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो रूल्स यूज होंगे वो मैं आपको ये एग्जांपल्स में ही समझा दूंगी कि कैसे कैसे हमने रूल्स यूज करने हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सोल्व द following partial differential equation and find its general solution. हमें general solution find करना है and differential equation हमें given है dx cube minus 3 dx square dy plus 4 dy cube outside हमें z दिया हुआ है outside z is equal to e raised to power x plus 2y. ठीक है, तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है. इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें क्या डिफरेंस है. जो लास्ट वीडियोस में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें राइट हैंड साइड पे था जीरो. राइट हैंड साइड पे क्या था, जीरो था. लेकिन यहाँ पे एक नॉन जीरो फंक्शन दिया हुआ. ठीक है, राइट हैंड साइड पे पहले जीरो था, अब क्या है, यहाँ पे एक नॉन जीरो फंक्शन है. ठीक है, और हमने ये भी ऑब्जर्व करना है कि क्या ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, क्योंकि हम तो होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड सीख रहे हैं, है ना. तो क्या ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. कैसा होता है होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो जितने भी डेरिवेटिव्स कंटेन कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटेन कर रहा है, वो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और यहाँ पे ये जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है, सिंबल्स यूज किए हुए है ना. और हमें पता है dx क्यूब होता क्या है बेसिकली, dx क्यूब ये हम लिखते हैं कर्ल क्यूब अपॉन कर्ल x क्यूब को, है ना. और dy क्यूब ये किसके लिए यूज करते हैं हम, कर्ल क्यूब अपॉन कर्ल y क्यूब के लिए. एंड यहाँ पे dx स्क्वायर dy यूज किया हुआ है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, कर्ल क्यूब अपॉन, यानी विद रिस्पेक्ट टू x हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया तो कर्ल x स्क्वायर लिखेंगे. विद रिस्पेक्ट टू y हमने 1 टाइम डेरिवेटिव किया है तो कर्ल y आएगा. तो आप देख रहे हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं ना, ये जितने भी डेरिवेटिव कंटेन कर रहा है सबका ऑर्डर कितना है, 3 है. तो ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इतना हमें क्लियर है. और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉन जीरो फंक्शन. और जब भी होमोजेनियस पीडीई आपको गिवन हो, राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन हमें गिवन होता है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो 2 टाइप्स के सोल्यूशन कंटेन कर रहा होता है. कैसे, जनरल सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. अभी हम डिस्कस करेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड कैसे करेंगे. जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हम निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं, ये डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे टर्म कैसी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है राइट हैंड साइड पे, या फिर पॉलिनोमियल्स हैं. ठीक है, जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे फंक्शंस चेंज होंगे वैसे वैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का मेथड चेंज होगा और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का मेथड सबके लिए सेम होगा. ठीक है, ये जो हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फाइंड कर रहे हैं, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए. राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन होगा तो 2 टाइप्स के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. आई होप इतना आप सबको क्लियर है. ठीक है, तो अब देखते हैं हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं. तो जब भी जनरली हम डिफरेंशियल पार्ट पीडी को सॉल्व करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे ना. तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, z का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं. ऐसे किया था तो यहाँ पे आएगा डी एक्स क्यूब माइनस 3 dx स्क्वायर dy प्लस 4 d क्यूब y इज इक्वल टू 0, ये होता है ना. और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं dx को m पुट कर देते थे और dy को हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है. तो इतना पुट करते ही हमारा ये जो इक्वेशन है वो एक क्यूबिक में रिड्यूस हो जाएगा.
है ना, एम क्यूब माइनस 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्यूबिक को हमने सॉल्व करना है और ये क्यूबिक के 3 रूट्स आएंगे, वो 3 रूट्स हमने फाइंड करने हैं। तो फर्स्टली हम इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे m को 1 पुट करते हैं, देखो m को -1 पुट करते हैं, ठीक है, -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो -1 -3 कितना होगा -4, और यहाँ पे +4 पड़ा है, तो यानी m इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक रूट्स आप सबको निकालने आते होंगे कि क्यूबिक है तो रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने हिट एंड ट्रायल से ढूंढा कि m इज इक्वल टू -1 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट तो हमारे पास आ गया है। बाकी हम डिवीजन से बाकी के 2 रूट्स भी निकाल सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हम फाइंड कर ही लेते हैं, क्वेश्चन में बता ही देते हैं, है ना। तो m क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -3 है, और m का कोफिशिएंट कितना है 0 है, कांस्टेंट m क्या है 4 है। एक रूट हमने निकाला वो कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो ये 1 को हम यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया -1 आएगा, यहाँ पे -4, इनको सॉल्व करने पे इनको ऐड किया तो -4 आएगा, -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 0 + 4 4 होता है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा, रिमाइंडर टर्म हमारे पास 0 बन रही है ना, अगर ये इसका रूट है ना m इज इक्वल टू -1 तो यहाँ पे रिमाइंडर टर्म 0 आएगा ही आएगा। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 can be written as, एक रूट तो इसका -1 आ रहा था तो m+1 लिखेंगे, और बाकी के फैक्टर्स यहाँ से आएंगे m² -4m + 4, है ना, m² -4m + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, m+1 और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये नहीं बन रहा है m-2 द होल स्क्वायर a² + b² -2ab, तो यहाँ से हमारे पास 3 रूट्स आ रहे हैं, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 2 एंड 2, क्योंकि यहाँ से 2 रूट्स आ रहे हैं और इक्वल रूट्स। ठीक है, तो 3 रूट्स हमारे पास आ चुके हैं -1, 2 एंड 2, m की वैल्यूज आ गई है -1, 2, 2। ठीक है, तो हमें पता है जब रूट्स निकाल लेते हैं तब हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, 3 रूट्स हैं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो 3 आर्बिट्रेरी फंक्शंस कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखेंगे, सेम सॉल्यूशन फाइंड करना है जैसे राइट हैंड साइड पे जब 0 होता था होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, हम तब सॉल्यूशन निकालते थे ना, जो आंसर आता था वो यहाँ पे अब क्या बन चुका है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही होगा। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, अगर हम dx को m पुट करते हैं तब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज f1 y प्लस फर्स्ट रूट इंटू x प्लस f2 y प्लस सेकेंड रूट इंटू x, क्योंकि ये 2 रूट रिपीटेड है, तब हमें पता अगर रूट्स रिपीट करते थे तब हम क्या करते थे, f3y प्लस 2x जो थर्ड रूट आया और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रिपीटेड रूट होते थे तो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऐसे क्या था हमें। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, f1y माइनस x प्लस f2y प्लस 2x प्लस fx प्लस f3y प्लस 2x। ठीक है, सो ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये वैसे ही नहीं सॉल्व किया जब राइट हैंड साइड पे हमें 0 गिवन होता था और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे और जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बनता था। अगर राइट हैंड साइड पे अब नॉन जीरो फंक्शन होगा तो इस केस में जो हम पहले सॉल्यूशन फाइंड करते थे कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0, राइट हैंड साइड पे अगर 0 होता था वो यहाँ पे क्या बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, इतना अब आप सब कर सकते हो, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी है उनमें हमने सॉल्व करना सीखा है कि कैसे सॉल्व करते हैं अगर राइट हैंड साइड पे 0 होता है, तो वो सॉल्यूशन जब आप फाइंड कर लोगे तो ये क्या बन जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1/, हमेशा पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी फाइंड करोगे यहाँ पे लिखोगे 1/, जो भी हमारे पास यहाँ पे z का कोफिशिएंट था, जो भी यहाँ पे z का कोफिशिएंट होगा ये रखोगे। ठीक है, ये हमने 1/, में रखना है, तो z का कोफिशिएंट क्या है dx³ -3 dx² dy
प्लस 4d³ y। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या रखोगे, राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन था उसको हमने यहाँ पे रखना है। राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन था, तो राइट हैंड साइड पे क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन के, e⁻x+2y, x+2y। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड हर बार चेंज होगा जब भी जैसे जैसे राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन गिवन होगा हमें पीडी के, वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो मेथड कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कर रहे हैं कि अगर e⁻α x+βy इस टाइप का फंक्शन राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कभी भी राइट हैंड साइड पे अगर अल्फा एक्स, अल्फा यहाँ पे 1 है, प्लस बीटा वाई, अगर ऐसा होता है, मैं इसको जनरली लिख देती हूँ। देखिए यहाँ जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, z का जो भी कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे ये था z का कोफिशिएंट, तो इसमें कैसी टर्म्स है, dx और dy से रिलेटेड, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे dx और dy का एक फंक्शन होता है, यहाँ पे 1 अपॉन फंक्शन ऑफ dx dy में एक एक्सप्रेशन पड़ा होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास e⁻α x+βy होता है, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं dx को अल्फा एंड dy को बीटा। ठीक है, dx को क्या पुट करेंगे, अल्फा, dy को बीटा, और इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब dx को अल्फा और dy को बीटा पुट करने पे यहाँ पे 0 बन रहा हो, अगर डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो फिर प्रॉब्लम आएगी, उसको हम रखते हैं केस ऑफ फेलियर में। ठीक है, तो केस ऑफ फेलियर से डील करने का अलग से मेथड होगा, लेकिन अभी के लिए हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहाँ पे केस ऑफ फेलियर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब अगर राइट हैंड साइड पे e⁻α x+βy होता है, तो हमने dx को अल्फा पुट करना होता है, dy को बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पुट dx इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा यहाँ पे 1 है, एंड dy इज इक्वल टू बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। dx को 1 पुट किया, dx² वो भी 1 ही होगा क्योंकि dx को 1 पुट कर रहे हैं, dy को हमने 2 पुट किया है 4 टाइम्स, dy को 2 पुट किया, और यहाँ पे dy³ है, यहाँ पे क्या है, dy³, तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8, और यहाँ पे ये फंक्शन एज इट इज रहेगा e⁻x+2y। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 1/1 - 6 - 32। ठीक है, यहाँ पे प्लस था ना, +4 dy को हमने 2 पुट किया, 2³ 8 बन गया। ठीक है, +32 आएगा, एंड e⁻x+2y, और ये एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें, ये 1 - 6 इज -5, -5 + 32 इज 27, तो ये आ गया 1/27 e⁻x+2y। सो दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है 1/27 e⁻x+2y। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने क्या निकाला था, f1 y प्लस -1 इंटू x प्लस f2 y प्लस 2x प्लस f3 y प्लस 2x, और इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया था, यही आ रहा था पर्टिकुलर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन प्लस, और यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर जो है वो पुट कर देंगे, विच इज 1/27 e⁻x+2y। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें गिवन होगा e⁻α x+βy, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम फाइंड कर रहे होंगे, तो हम हमेशा dx को अल्फा पुट करेंगे, dy बीटा पुट करेंगे। अल्फा क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे e की पावर में x का कोफिशिएंट अल्फा बनेगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 था, और y का जो कोफिशिएंट होगा वो बीटा होगा, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या था, 2, तो आप dx को 1 पुट कर दोगे, dy को 2, और इसको सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब भी राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो, उसको हमने ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर।